बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहां आपको पता है कि यहाँ बाहुबलियों की पूजा की जाती है। ये जो पूरा विधानसभा है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। आखिरकार इतना बेचैनी क्यों है महागठबंधन में? आपको एक बात बताऊं कि ये जो खींचतान है कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए गठबंधन है इसको तो मिलने ही जा रहा है, इसलिए कि कहते हैं कि घर फूटे तो गवार लूटे। कांग्रेस के कुछ नेता जो बिहार के हैं और जो अभी अभी जुड़े हैं, स्पेशली पप्पू यादव जी का भी नाम आता है कि कुछ इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट अधिक हुआ, इस वजह से मिसलीड कर गया पूरी टीम और इस वजह से इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। प्रशांत किशोर जी ने एक जो नई पहल की है वो ये है कि उन्होंने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो सारे कैंडिडेट का उन्होंने करीब करीब ध्यान पूरा रखा इस बात का कि वो उनकी छवि आपराधिक ना हो। अच्छा, अभी अशोक चौधरी पे जिस तरह के आरोप लगे जी, और फिर ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि उनका मीडिया प्रेजेंस पूरा कम हो गया है। हाँ। कहाँ चल रहे हैं वो आज? देखिए मीडिया प्रेजेंस वो इसलिए उनको लगा कि शुरू में एग्रेसिवली डील करने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उल्टा शायद वो खराब हो गया या फिर उन्हें ऊपर से निर्देश मिला कि भैया शांत हो जाओ, थोड़ा चुनाव पे ज़्यादा फोकस करो। नीतीश कुमार जी ने पहले कई बार इस बात को दोहराया है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। तो करीब करीब आप समझिए कि बिहार में 9 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब तक नीतीश कुमार जी। तो देखिए कोई भी जो गठबंधन में सरकार चलती है ना, डबल इंजन की सरकार, वो दोनों ही जो दल है वो हमेशा यही चाहता है कि चीफ मिनिस्टर हमारा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी ऐसा सोचती होगी कि भाई चीफ मिनिस्टर हमारा हो। नमस्कार, अनकोट की विशेष पेशकश जनता मालिक में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव में आपने फिलहाल कई सारे उतार चढ़ाव देखे और इसको कई लोग समझ नहीं पा रहे। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आज हम आपको एक वरिष्ठ पत्रकार से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि आखिरकार भैया बिहार चुनाव में चल क्या रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश आनंद सर है। स्वागत है सर आपका अनकोट में। सर, अभी बिहार चुनाव में अगर हम देखें, डेट सामने है और अभी 2 दिन पहले तक हम देख रहे थे कि महागठबंधन में समन्वय नहीं बन पा रहा था। कई सारे सीट्स पे फ्रेंडली फाइट्स के नाम पर एक दूसरे के सामने उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया। साथ में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी अभी जस्ट उन्होंने कहा कि भैया अब तेजस्वी जी हमारे रहेंगे और साथ में उप मुख्यमंत्री का भी नाम उन्होंने घोषित किया है। तो ये पूरा क्या मामला है? आखिरकार इतना बेचैनी क्यों है महागठबंधन में? देखिए सबसे पहले तो बातचीत को हम आगे बढ़ाएं और इससे पहले आपके जो भी जितने दर्शक हैं उनको लोक आस्था के महान पर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और रहा सवाल कि जो भी आपका ये सवाल है कि महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है, ये जो खींचतान है ये काफ़ी लंबे अरसे से चल रही है। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे और बुलेट बाइक के साथ उनके काफ़ी जो वीडियोस थे वो काफ़ी वायरल हुए थे और तेजस्वी यादव हर समय उनके साथ साथ ही चल रहे थे। उस वक्त देख के ऐसा लगता नहीं था कि ये जो है कहीं ना कहीं आगे जा कर के गठबंधन को के साथ खींचतान होगी इनमें। लेकिन अब जो हालात हैं इस समय कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस के जो नेता हैं बिहार स्टेट के, उनका ये कहना है कि हम लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी पहले से तैयारियां की हैं और सीटों का जो बंटवारा है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं वो नाराज़ ना हों। क्योंकि जितनी सीटें आरजेडी देना चाहती है लालू प्रसाद यादव, अभी अशोक गहलोत जी भी आए थे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी आए थे, उन्होंने आके लालू आवास पर लालू जी से मुलाकात भी की थी और उसके बाद जो है कहीं जा कर के ये चीज़ें हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि ये जो खींचतान है कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए गठबंधन है इसको तो मिलने ही जा रहा है, इसलिए कि कहते हैं कि घर फूटे तो गवार लूटे। तो ये जो कहावत है घर फूटे तो गवार लूटे, इसमें अब एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश पहले भी कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। जी, अभी जैसे अभी देखा आपने 2 दिन पहले अभी सीएम पद का घोषणा हुआ। अब इस पूरे मामले में कुछ लोग कह रहे हैं कि
कांग्रेस के कुछ नेता जो बिहार के हैं जी। और जो अभी अभी जुड़े हैं, स्पेशली पप्पू यादव जी का भी नाम आता है कि कुछ इस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट अधिक हुआ, इस वजह से मिसलीड कर गया पूरी टीम और इस वजह से इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब आपकी पास क्या खबर है? देखिए, ऐसा है कि राजेश रंजन जी जो पप्पू यादव जी हैं, जहाँ तक आप उनकी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका एक पारिवारिक रिश्ता हम कह सकते हैं कि रहा है। चूँकि जो उनकी पत्नी रंजीता रंजन हैं, वो कांग्रेस पार्टी से सांसद भी रही हैं। खुद पप्पू यादव का कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ इस तरह के माहौल भी बने हैं जिसमें जो महागठबंधन है वो पप्पू यादव को थोड़ा अलग ही रखना चाहता है, और वो जो अलग रखना चाहता है वो उसमें हम अगर कहें तो सबसे बड़ी भूमिका इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी की लगती है। हालांकि आरजेडी के नेता खुलकर इस पर बोलते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि पप्पू यादव को कहीं महागठबंधन में कोई जगह मिले, इसलिए कि पप्पू यादव का एक बड़ा कद है, वो कई बार सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व में उनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे थे। लेकिन अब उस व्यक्ति को अगर आप देखें पास से, तो वो पप्पू यादव वो पहले वाले अब नहीं हैं। तो एक बार पप्पू यादव से मेरी भी बात हुई थी, तो जो उनके पर जो मुकदमे लंबित थे पहले, जिन दिनों में वो मुकदमे चल रहे थे और वो जेल से रिहा हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने केवल इतना ही कहा था कि जो हमने, मेरा कोई कसूर इसमें नहीं है। होता क्या है कि जो साथ चलने वाले जो लोग होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं और जो नेता होता है वो बदनाम हो जाता है। आप देखेंगे कि जैसे पटना में का जो राजेंद्र नगर मोहल्ला है, यहाँ पर एक बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पप्पू यादव एक नेता के तौर पर नहीं, एक समाज सेवी के तौर पर यहाँ उतरे थे और हर घर जब पानी से में डूबा हुआ था, बाढ़ के हालात थे, यहाँ खाने को लोगों को नहीं मिल रहा था, पैसे की किल्लत थी, उस वक्त पूरे कमर भर पानी में डूब करके, हाँ, वो तस्वीरें वायरल भी हुई थी, आपको याद होगा। बहुत सारे ऑलमोस्ट जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब ने इसको कवर भी किया था। तो पप्पू यादव इसमें नो डाउट कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो एक सुलझे हुए और अच्छे नेता हैं। अगर महागठबंधन में उनको सही जगह और एक सम्मान के साथ, देखिए जगह तो बहुत लोगों को मिल जाता है, मगर पप्पू यादव सम्मान के साथ वो वापसी भी चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर मेरा जो अपना अनुमान है, अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ, महागठबंधन को इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। इसमें सर आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस जिस तरह की डिमांड कर रही थी शुरुआती दौर में जी, उसमें अगर बिहार की राजनीति में अगर आप देखें, हाँ, तो अगर किसी नॉर्मल इंसान से भी हम बात करने जाएं कि आरजेडी की ज़्यादा पकड़ है या कांग्रेस की ज़्यादा पकड़ है, तो लोग कह देंगे कि आरजेडी का है, कांग्रेस की थी लेकिन उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सहयोगी पार्टी के रूप में ही बिहार में रही है। यहाँ से उनके सांसद जब जीत के जाते थे तो केंद्र में उनके मिनिस्टर्स बनते थे, प्रधानमंत्री बनाने का बिहार के लोगों ने काम किया है। और अभी भी बीजेपी में अगर आप देखें तो हमारे बिहार से अधिकतर सीट एनडीए को मिल जाता है, लेकिन वही राज्य में जब चुनाव आता है तो हमेशा रीजनल जो पार्टी होती है वो बड़े भाई की भूमिका में होती है। तो इस बार ये कांग्रेस क्यों चाह रही थी कि मैं बड़े भाई की भूमिका में रहूं और आरजेडी? देखिए, जो अभी आपने आनंद जी कहा कि बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस चाहती है कि हम रहें, या तो आरजेडी भी चाहती है कि हम रहें। देखिए, यहाँ लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। यहाँ बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, और कांग्रेस जो उसका अलायंस है वो राष्ट्रीय पार्टी है। मगर कुछ हालात पिछले 2 दशक में इस तरह के बने हैं बिहार में कि कांग्रेस पार्टी ने अपना अस्तित्व करीब करीब खो दिया है। जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, वो अभी भी हम एक तरह से कहें कि कभी वो बड़े नेता हुआ करते थे, जो आज वो खुद संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस में। लालू यादव के पास माई समीकरण पहले भी था और आज भी ये जो माई समीकरण है उनका इंटैक्ट है। बिहार में आपको पता है कि अगर जातीय आधार पर ही वोट देते हैं लोग, यहाँ विकास के नाम पर बात कम होती है, यहाँ जात के नाम पर लोग जल्दी झुक जाते हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लालू यादव के कास्ट की अगर हम बात करें तो यादवों का जो एक पॉपुलेशन है वो अच्छा खासा है बिहार में, जो एक निर्णायक भूमिका में होता है। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम हैं उनको ये पता है कि हम बीजेपी की तरफ तो जा नहीं सकते हैं, जेडीयू की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन करके बैठा है।
कुल मिला के देखें तो उनके पास एक विकल्प अगर कुछ बचता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल का है। हालांकि जो मुस्लिम मतदाता हैं या जो मुसलमानों के जो बड़े नेता हैं बिहार में, उनसे अगर आप जाएं, अगर आप उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, भी आप बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, तो आपको वो ये बताएंगे कि लालू यादव को हम लोग वोट तो देते हैं, लेकिन जो सम्मान हमें मिलना चाहिए, जो अधिकार हमें मिलनी चाहिए हमारे जनसंख्या के हिसाब से, वो सम्मान, वो चीज़ें हमें आरजेडी से भी नहीं मिलता है। लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अब एक नई पार्टी 3 साल पहले उभरी है, प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी जो है वो मुसलमानों के हित की भी बात कर रही है बिहार में। तो एक तो है कि मुसलमानों के हित की बात हो रही है, दूसरी बात कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी जो पार्टी है, इन दोनों ने बराबर बराबर सीटें बांटी हैं बिहार में अभी जो विधानसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन भी कांग्रेस के साथ अलायंस में है, लेकिन प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है वो 243 विधानसभा सीट पर खुद अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो ये जो एक नई पार्टी है, ये काफ़ी तेज़ी के साथ न केवल उभरी है, बल्कि बिहार के जनता को इस पार्टी ने एक बेहतर विकल्प भी दिया। जन स्वराज को लेकर के आपने बात की। जन स्वराज जब आए, प्रशांत आए तो पहले पद यात्रा किया, फिर लास्ट ईयर उन्होंने पार्टी फॉर्म की जी। 1 साल में बेशक बहुत कठिन है इतने बड़े राज्य में हर जगह अपना पैठ होना और कार्यकर्ता बनाना, लोगों तक पहुंचना। लेकिन अभी जिस सिचुएशन में आपको जन स्वराज दिख रही है, आपको लगता है कि बिहार चुनाव में वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी? देखिए इफेक्टिव तो रहे, बिल्कुल। देखिए इफेक्टिव तो रहेगी इस मामले में कि देखिए इफेक्टिव कई तरीके से होता है जी। पहली चीज़ है आनंद जी कि जन स्वराज 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार तो दे रही है, जिसमें से कुछ तो प्रत्याशी अभी विड्रॉ भी कर गए हैं, आपको पता भी होगा। लेकिन अभी आप जो विड्रॉ करके उनकी बात अगर आप छोड़ दें तो फिर भी करीब करीब विधानसभा की जितनी सीटें हैं सभी पर उनके उम्मीदवार खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी ने एक जो नई पहल की है वो ये है कि उन्होंने जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वो सारे कैंडिडेट का उन्होंने करीब करीब ध्यान पूरा रखा इस बात का कि वो उनकी छवि आपराधिक ना हो, उनकी छवि अच्छी हो, समाज में उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जहां आपको पता है कि यहाँ बाहुबलियों की पूजा की जाती है। पूजा के इन द सेंस कि जब एक तो सारी लगभग पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बाहुबलियों को पहले भी टिकट देती रही हैं बिहार में, वो यूपी में भी और इस बार भी कुछ बाहुबलियों को टिकट कुछ पार्टियों ने दिया है, वो आपको भी पता है कौन सी वो पार्टियाँ हैं। लेकिन जन स्वराज का ये कहना है कि ऐसे लोगों को राजनीति से अब दूर करने का वक्त आ गया है। अब जैसे अब आप देखेंगे कि पटना में जो हमारा कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है जी, अभी मैं उसी क्षेत्र से आ रहा था। अच्छा, तो लोगों से भी बात की तो केसी सिन्हा कमाल के कैंडिडेट है। अगर एक व्यक्तिगत रूप से देखें तो उनकी बुक से बहुत लोगों ने पढ़ाई किया है, सब किया है, तो उस मामले में तो इन्होंने बहुत अच्छा काम। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, जिस दिन ये घोषणा हुई थी संवाददाता सम्मेलन में, प्रशांत किशोर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें जब केसी सिन्हा जी का नाम सामने आया था तो लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ था, क्योंकि केसी सिन्हा जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो कभी राजनीति में ना रहे हैं, ना उनके परिवार का कोई सदस्य जो है दूर दूर तक पॉलिटिक्स से किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक दांव खेलना प्रशांत किशोर जी का ये बताता है कि वो आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति से दूर रखने के मूड में है। अब आप केसी सिन्हा जी की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, तो मैं आपको थोड़ा उनके प्रोफाइल के बारे में बता दूं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट भी किया है, उन पर काफ़ी मैंने शोध भी किया था, रिसर्च किया कि आखिर पास से जानने की कोशिश की कि वो हैं क्या। तो प्रोफेसर केसी सिन्हा जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे। बाद के दिनों में केसी सिन्हा जी उसी कॉलेज में प्रोफेसर हुए, व्याख्याता हुए, फिर उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, और फिर जो पटना साइंस कॉलेज है वो पटना यूनिवर्सिटी के अधीन है, और फिर वो पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। साथ साथ यहाँ नालंदा खुला विश्वविद्यालय है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर थे, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे,
वीर कुंवर सिंह आरा के वाइस चांसलर थे, जेपी यूनिवर्सिटी है सारण में, उसके वाइस चांसलर थे। गणित की 70 पुस्तकें जो उन्होंने लिखी हैं, ये वो पुस्तकें हैं जो अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। और केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इनकी पुस्तकों को अपने सिलेबस में शामिल किया। मतलब वहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ इनकी पुस्तकें लोग पढ़ते हैं। तो ये इनकी प्रोफाइल है। इनके 2 बेटे हैं, वो दोनों IITian हैं। इसके अलावा इन्हें बिहार सरकार का जो सर्वोच्च शिक्षा सम्मान है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मुझे बोलना चाहिए सर कि नहीं, मुझे तो नहीं पता जी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि केसी सिन्हा सर है बिहार की राजनीति के लिए ओवर क्वालिफाइड है। हाँ, मजाकिया लहजे में होता है ना कि हाँ, भाई इतना ज्ञानी व्यक्ति, गुणी व्यक्ति। कह एंड सकते मुझे नहीं लगता सर कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने शायद कभी ना कभी तो अप्रोच किया ही होगा उनके पास, शायद में भी। नहीं, ये बात उनसे मेरी भी हुई थी। अच्छा, हाँ, मेरी भी हुई थी। उनका राजनीति में कभी भी आने का कोई इरादा नहीं था, ना ही उनकी फैमिली इस सपोर्ट में थी कि आप राजनीति में आए। उनके आने के पीछे एक वजह यह है कि जो जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो इनके स्टूडेंट थे। क्योंकि प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे हैं और उसी कॉलेज में ये प्रोफेसर भी रहे और प्रिंसिपल भी रहे। तो प्रशांत किशोर जी ने इनसे चूँकि पढ़ाई की है, इनके स्टूडेंट रहे हैं, तो वो इनको पास से जानते थे। तो जब उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई तो उनके दिमाग में एक बात ये आई कि चूँकि व्यक्तिगत तौर पर वो इनको जानते थे, इनके साथ उनका पुराना एसोसिएशन था, तो इनकी ये हार्दिक इच्छा थी। तो मैंने एक सवाल भी केसी सिन्हा जी से पूछा था कि जन स्वराज को आपने चुना या जन स्वराज ने आपको चुना? तो इसका उनका जवाब ये था कि मेरा राजनीति में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी चाहते थे कि अब अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और चूँकि उनके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध भी था, तो इसलिए उन्होंने हामी भरी और आज वो चुनावी मैदान में। और केवल चुनावी मैदान में नहीं है, आप ऐसे समझें कि जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से प्रोफेसर केसी सिन्हा आज जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जो पूरा विधानसभा है, ये भाजपा का गढ़ माना जाता है और ये कायस्थ बाहुल्य इलाका है। मतलब अधिकांश जो यहाँ के मतदाता हैं वो कायस्थ समाज से आते हैं। अब इधर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ जो कुम्हरार विधानसभा से जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के अरुण सिन्हा जी, तो उन पे 2 तरह की बातें थी। एक तो वो 70+ हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का शायद ऐसा मानना है कि हम 70+ वालों को हम अब रिटायर करेंगे। मतलब ऐसा सुनने को आया। ये तो पार्टी ही कंफर्म कर सकती है कि ये सही है या नहीं है, जो मेरे से भी बात होती है लोगों की। तो एक तो है कि 70+ का मामला है और दूसरा कि अरुण सिन्हा जी पर नॉन परफॉर्मर होने का एक आरोप है कि उन्होंने अपने विधायक रहते हुए क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नहीं किया। ऐसा खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए आप एक समीकरण कि ये कायस्थ बाहुल्य इलाका है, अरुण सिन्हा जी को अब टिकट नहीं दिया गया है, उनके जगह एक संजय गुप्ता जी को टिकट दिया गया है। वो संजय गुप्ता जी अरुण सिन्हा जी की तरह पॉपुलर नहीं है। तो अब कायस्थ समाज के जो लोग हैं, हम देख रहे हैं फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग ये अभी फेसबुक पे लिख रहे हैं कि हमारा वोट केसी सिन्हा को जाएगा। उसकी वजह ये है कि उनका ये मानना है कि जब वोट बैंक हमारा है इस कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, तो फिर कायस्थ के अलावा किसी दूसरे जाति के लोगों को टिकट देने का कोई औचित्य नहीं बन था, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि देखिए, आपको भी पता है अच्छी तरीके से, आप भी पुराने पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि ये जो जात का और जो धर्म का एक नशा है ना, इसको लोगों ने अफीम की तरह घोल के पिया हुआ है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं आप इस बात को? तो बिल्कुल अफीम की तरह समझिए, घोल के पिया हुआ है कि धर्म और जात। तो अब सवाल यह है कि यहाँ जातीय समीकरण की अगर आप बात करेंगे तो अब तो वो फेवर में जाता है प्रोफेसर केसी सिन्हा के इस विधानसभा में। पटना साहिब भी एक विधानसभा है, वहाँ भी अगर आप देखें तो भारतीय जनता, वहाँ नंद किशोर यादव जी काफ़ी पुराने बीजेपी के नेता हैं, कई टर्म से वो विधायक हैं वहाँ के, और बिहार विधानसभा के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार उनको भी टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह किसी नए कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है, जिनके बारे में लोगों का कहना है कि वो तो स्थानीय भी नहीं है। तो अब जो पटना की मेयर हैं सीता साहू जी, उनके लड़के हैं शिशिर। तो शिशिर कुमार ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी से इस विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो वो निर्दलीय लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ परिस्थितियां हाल में ऐसी बनी हैं कि उनको अपना नामांकन वापस लेना पड़ा और अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसमें जन स्वराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के तो आपने बता दिया कि केसी सिन्हा कैसे आए, जी, लेकिन प्रशांत किशोर क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? देखिए, ऐसे कहानियां उन्होंने बयान भी दिया है, कई सारे लोगों ने उनसे पूछ भी लिया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी को तरीके से अगर देखा जाए तो चुनाव तो लड़ना चाहिए था, क्योंकि बिहार की जो जनता है वो जैसे आप ऐसे देखें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मेन लीडर अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो लोग उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। अगर आरजेडी की बात करेंगे तो अब तो लालू जी अब रिटायर ही हो गए एक तरह से, तो तेजस्वी यादव को लोग चाहेंगे कि भाई वही मुख्यमंत्री बने। उसी तरीके से जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं प्रशांत किशोर, तो तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता प्रशांत जी को ही देखना पसंद करती है। लेकिन सवाल ये भी है कि उसके लिए किसी सदन का सदस्य होना तो ज़रूरी है, तभी आप बनेंगे। तो अब या तो आप सदन में बिहार विधानसभा के रास्ते जाइए या फिर आप बिहार विधान परिषद के रास्ते जाइए। तब उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो वही बता सकते हैं। लेकिन लोग को ये उम्मीद थी कि वो खड़े होंगे। लेकिन प्रशांत जी का हाल में एक बयान आया था जो हमने भी देखा सुना है, उसमें उनका ये कहना था कि पार्टी का मुखिया होने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 243 विधानसभा जो हमारे हैं, जहां हमारे उम्मीदवार खड़े हैं और लड़ रहे हैं, तो अगर मैं खड़ा हो जाता हूं किसी एक विधानसभा क्षेत्र से, मैं एक उम्मीदवार हो जाता हूं, तो मेरा जो ध्यान है वो पूरा अपने विधानसभा पर फोकस हो जाएगा। और हम एक नई पार्टी हैं और हमें बिहार में जमना है और लोगों को उखाड़ना भी है यहाँ से। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरी जो ताकत है वो कहीं बढ़ जाए। तो खुद चुनाव लड़ने के बजाय मेरा फोकस ये है कि हम अपने बाकी जो उम्मीदवार हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, उनके लिए हम एक माहौल बनाएं। आपको नहीं लगता सर कि ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया है और फेस अगर आप देखें तो वही है। हाँ, उनकी पार्टी से मान लीजिए, हालांकि वो लोग दावे करते हैं कि हम सरकार बना लेंगे, ठीक है, नहीं तो हम 10 सीट के आसपास आएंगे, ये दो दावा करते हैं, या तो हम 10 लाएंगे, नहीं तो 243 में लगभग सरकार बनाने लायक तो हमारा बहुमत आ ही जाएगा। हाँ, तो पार्टी के मुखिया होने के नाते आपने सब काम किया है, लोग आपको जानते हैं, आपके नाम से आपकी पार्टी को जानते हैं, ठीक है। तो अगर खुद लड़ते और वहां से जीत करके प्रूफ करके अगर सदन में जाते और वहां पे अगर आपकी सरकार भी नहीं होती, आप विरोधी दल में होते और वहां पे आप सही और सही चीज अगर उठाते तो वो ज्यादा बेटर नहीं होता वहां से, क्योंकि आगे का चुनाव आपका और आसान हो जाता, क्योंकि आपको एज ए रिप्रेजेंटेटिव लोग देख चुके होते कि भाई सदन में इंसान कैसे काम कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये ग्राउंड वाली जो बात है वो करके उन्हें उस तरह की करना चाहिए? देखिए, अब मैं इससे सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना भी चाहिए था। और देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी आज जिस तरीके से पिछले 3 साल उन्होंने बिहार में काम किया है, जितनी मेहनत उन्होंने की है और ख़ास करके जो एक माहौल बना दिया है, आप देखें कि जो माहौल बनाया है उसमें नीतीश कुमार जी के जो सबसे ख़ास बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के बिहार की जनता तो नाराज़ है। देखिए, कोई भी नाराज़ तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए जो धन का जो लूट है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है। वो टैक्स के माध्यम से हम लोग पे करते हैं और वो सरकार के बारे। तो बिहार सरकार में बैठा कोई मंत्री अगर इस तरह के आरोपों से घिरा हो और बाजाब्ता हम तो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को दिखाया था। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं है ये तो ये अदालत ही तय करेगी, इसमें हम और आप तो कुछ कह नहीं सकते। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के ऊपर जो आज गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर जी ने कि उनकी डिग्री ही फर्जी है, तो इसको अब तक वो तरीके से साबित भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कामराज यूनिवर्सिटी का जिक्र वो करते हैं सम्राट चौधरी, और जिस डिग्री की बात वो करते हैं उस डिग्री पर ही एक मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हाँ, उसके अलावा एक आपके दिलीप जायसवाल जी हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। संजय जायसवाल जी हैं चंपारण के, अशोक चौधरी, हाँ अशोक चौधरी की तो बात ही मैंने की। तो ये जो सारे आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर जी ने, और ये इससे क्या है कि आजकल सोशल मीडिया आपको पता है कितना एक्टिव है, तुरंत में इंस्टाग्राम है और फेसबुक है और चीज़ें जो है तुरंत वायरल हो जाती हैं। और प्रशांत किशोर जी की
पार्टी में एक सबसे जो ख़ास चीज़ मैं देखता हूँ कि इनका जो सोशल मीडिया विंग है, जो भी एक सेटअप इनका सोशल मीडिया का, वो बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही स्मार्ट। इवन कि अभी हमारा जो ये इंटरव्यू है ना, तो इस जब आप इस इंटरव्यू को आप टेलीकास्ट या अपलोड करेंगे, तो अगर उनके मतलब की कुछ बात अगर यहाँ इंटरव्यू में हो रही है जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं ये देखता हूँ कि वो करते ये हैं कि वीडियो का उतना हिस्सा उनके जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो काट करके उस पर जनसुराज अपना राइट साइड लोगो लगा करके और उसको वायरल कर रहा है, ताकि वो माहौल सोशल मीडिया के ज़रिए तो कर ही रहा है। दूसरी बात ये भी है कि प्रशांत किशोर जी में एक चीज़ हमने देखा है, जो एक कांग्रेस पार्टी के नेताओं में या महागठबंधन के नेताओं में जो एक डर का माहौल है, अब किसके वजह से है वो तो आप भी समझ रहे हैं, जो एक डर का माहौल है, वो डर मुझे प्रशांत किशोर जी में तो दिखाई नहीं देता है। अब जैसे आप देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी दैनिक भास्कर में भी हमने पढ़ा था कल परसों के अखबार में कि अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बात हो रही थी। तो प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज, उन्होंने चुनाव आयोग को लिखित में दिया है कि दानापुर से जो हमारे कैंडिडेट थे उन जो सिंबल लेके गए थे, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। अब नामांकन नहीं किया, लेकिन कुछ समय के बाद उनको अमित शाह जी के साथ देखा गया और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ देखा गया। ये मतलब जनसुराज का ये आरोप है। अब उस पर तो कार्रवाई जो भी क्या होना नहीं होना वो तो चुनाव, हाँ वो तस्वीर के साथ ही मतलब सब कुछ किया उन लोगों ने, ये मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा था। कुल मिला के आप ऐसे समझें कि जनसुराज पार्टी एक नई पॉलिटिकल पार्टी है बिहार के लिए, बिहार के लोगों को एक विकल्प देने का प्रयास कर रही है। मगर बिहार के लोगों का एक माइंडसेट है कि अगर वो बीजेपी के सपोर्टर हैं तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे, अगर वो कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, अगर वो आरजेडी के सपोर्टर हैं तो वो अपने आरजेडी को ही वोट देंगे। तो ये जो जातीय समीकरण है, इसको जनसुराज कितना तोड़ पाएगी, और इसको तोड़ने के बाद विकास की बात करके साफ सुथरी छवि के लोगों को चुनाव में उतार के वो कितना सफल होगी, अभी तो देखिए कहा नहीं जा सकता। ये सारा फैसला तो 14 नवंबर को होगा जब इसके परिणाम आएंगे। लेकिन सर, हाँ, जनसुराज को लेकर के तो हमने चर्चा कर ली प्रशांत किशोर को जी। लेकर के। अब थोड़ा सा एनडीए की तरफ हम चलते हैं। उनके अंदर खाने क्या चल रही है? उन्होंने अपने सम्राट चौधरी को भी चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है और भी कई सारे नेताओं को ग्राउंड पे भेज दिया है। इवन आप देखें तो उनके मिनिस्टर, हालांकि स्ट्रैटेजी, इवन आप भी शायद एग्री करेंगे मेरी बात से, स्ट्रैटेजी बनाने में, इलेक्शन लड़ने में उनकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग होती है। बिल्कुल, वो कभी भी कहीं पे लूज करते नहीं, नहीं एक सीट पे बहुत ही डिटेल करते हैं। सही कहा आपने। जहाँ भी उनको लगा कि यहाँ से मुझे जनस्वराज का वो होगा, वहाँ पे अभी हम आप बता रहे थे वहाँ पे कैंडिडेट ने नामांकन ही नहीं किया, एक जगह पे नामांकन वापस ले लिया, 2-3 जगह पे बीजेपी के विरोध में अगर बहुत लॉस होता। तो क्या बीजेपी आपको इस बार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी दिख रही है जनस्वराज की वजह से कि थोड़ा सा, क्योंकि अपने सेनापति को भी वो उतार है जो उप मुख्यमंत्री रह चुका है, साथ में ऐसे सीटों पे जहाँ पे आपके विरोध में होता है वहाँ पे आप दूसरे के कैंडिडेट को भी आप उस तरीके से कर रहे हैं कि वो नामांकन ही नहीं कर रहा है, और उन पे आरोप भी लगाया जा रहा है कि आपकी वजह से नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि वो थोड़ा सा घबराए हुए? देखिए ऐसा है कि जब कोई नई पार्टी आती है ना, आपको मैं बताऊं कि जैसे बिहार में लोग कहते हैं कि जनसुराज की बात जब भी आती है बिहार में, तो आजकल देखते हैं बिहार के लोग आम आदमी पार्टी का जिक्र करने लगते हैं। वो सीधे सीधे प्रशांत किशोर को अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी तुलना करने लगते हैं। मतलब जो काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जो घोटाला किया, फिर वो जेल गए, तो ऐसा ही कुछ बिहार में होगा। अब होगा या नहीं होगा देखिए ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अब लोगों की अपनी मर्जी है। अब एक परसेप्शन क्रिएट कर लिया इन्होंने। देखिए आपको मैं बताता हूँ, एनडीए जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त है। इसके पीछे एक वजह है, अगर वो आश्वस्त है तो इसके प्रति इसके पीछे एक वजह है कि पिछले कुछ सालों से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है। अब देखिए होता क्या है कि किसी राज्य को अगर विकास करना है ना, तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है अगर वो उसके साथ है तो उसके राज्य में काम ज़्यादा होता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। लोग भी कहते हैं, हाँ, कई सारे लोग कहते हैं। तो होता क्या है कि एक स्टेट के पास एक लिमिटेड संसाधन होते हैं। अब वो लिमिटेड संसाधन में आप कितना विकास कर सकते हैं?
लेकिन अगर केंद्र में जिसकी सरकार है उसके साथ अगर आपका गठबंधन है और आप मिलकर मतलब डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं अगर आप, तो केंद्र काफ़ी इसमें मदद करता है। आप देखिए नीतीश कुमार जी जो हैं वो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं लोग उनको, तो केवल जानते नहीं हैं। अब थोड़ा मैं नीतीश कुमार जी के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए इसलिए कि जो चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती हैं वो भी कैमरे पर बताना ज़रूरी होता है कि नहीं। जिन्होंने सही किया है तो हाँ, देखिए नीतीश कुमार जी में एक सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार की कानून व्यवस्था को इन्होंने पटरी पर तो लाया है एक पहले, और अब में थोड़ा सा ये फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी चूँकि इंजीनियर भी हैं और उनका दिल जो है ना कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब उनको व्यक्तिगत तौर पर जितना मैं जानता हूँ। आप देखेंगे कि पटना में मेरीन ड्राइव है, गंगा के किनारे उन्होंने बनाया है, और ये जो करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबाई है इसकी, इस मेरीन ड्राइव के बन जाने से पटना के लोगों को बहुत कुछ मिल गया है। मतलब ऐसे समझें कि पटना सिटी जो यहाँ है, जब आप गुरुद्वारा जाते हैं, जो तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब है, पटना सिटी में गुरुद्वारा, जो वहाँ तक जाने का एक पुराना रास्ता हुआ करता था, उस रास्ते में घंटों लग जाते थे, लोग ट्रैफिक में रहते थे। ये मेरीन ड्राइव जो इन्होंने बनाया, एक तो ये, दूसरा एक सभ्यता द्वार इन्होंने बनाया। पटना में एक श्री कृष्ण मेमोरियल था और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स, इवेंट्स वगैरह वहाँ पे होते थे। अब उसका एक विकल्प इन्होंने खड़ा किया है, बापू सभागार। अगर आप बापू सभागार में गए होंगे या अगर आप जाएंगे, अभी तो आप दिल्ली से आए हैं और बिहार के दौरे पे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इस तरह का जो ऑडिटोरियम है ये दिल्ली और मुंबई के तर्ज पे बनाया गया है। इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत बनाया है नीतीश कुमार जी ने। तो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आप फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया है, पटना में अशोक राजपथ है। करने को लेकर के सर शुरुआती दौर में अभी भी हमने जितनी ग्राउंड रिपोर्ट किया है, लोगों से बात किया है, हाँ, किसी ने सीधे तौर पे नीतीश जी का विरोध नहीं किया अभी तक। हाँ, हम भी जमीन पे गए हैं, लोगों से बात किया है, कई सारे इंटरव्यूज भी किए, सब कहते हैं कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब उनसे नहीं हो पा रहा। तो ये जो अब उनसे नहीं हो पा रहा, ये क्या है? इसमें जैसे कभी स्वास्थ्य को लेकर के देखते होंगे, चर्चा होती रहती है कि अस्वस्थ है। हाँ, फिर डिसीजन मेकिंग पावर में कहते हैं कि कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनकी दखलंदाजी ज़रूरत से ज़्यादा है। इस वजह से वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी खराब हो रही है। देखिए इसमें दो राय नहीं है कि जो नीतीश कुमार जी के अगल बगल कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं कि ये जो कुछ माने खास जो ब्यूरोक्रेट हैं इनकी बहुत चलती है और इस तरह के आरोपों से वो घिरे रहते हैं। लेकिन देखिए एक बात और भी है, और रहा सवाल एक आपने कहा कि थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं। देखिए अब उम्र तो हो रही है, अब बढ़ती उम्र को तो रोका नहीं जा सकता है, और जब इंसान की एज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा शरीर तो कमज़ोर होता है। शरीर मतलब हाथ पैर से भी, दिमाग से भी, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी मेंटली अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी को आप अनफिट नहीं कह सकते हैं। मतलब वो पूरी तरह से अनफिट नहीं है नीतीश कुमार जी, क्योंकि सोचने समझने की जो शक्ति है उनकी वो अच्छी है। काम करना चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, और पिछले 5 सालों में उन्होंने जो बिहार में काम करके दिखाया है, तो सच बोलिए तो 6 तारीख को और 11 को जो मतदान होना है बिहार में, 2 चरण में जो हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं, जो होना है, वहाँ जब भी कोई, मेरा ऐसा मानना है कि जो नीतीश कुमार जी को पास से जानता है या जो नीतीश कुमार जी के काम को पास से देख रहा है, तो जब वो जब वो वोट देने के लिए अंदर जाएगा ना, जब ईवीएम पर उसकी नज़र पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अगर प्रशांत किशोर जी चलेंगे तो वो नीतीश कुमार भी चलेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, नीतीश कुमार जी ने काम इतना कर दिया है ना कि पलड़ा को तो उन्होंने भारी कर दिया है। दूसरी बात कि एक अच्छी चीज़ ये है कि उनकी पार्टी में अशोक चौधरी पर आरोप लग चुके हैं जो प्रशांत किशोर जी ने लगाए हैं, मगर नीतीश कुमार जी पर आज तक कोई आरोप नहीं है। किसी प्रकार का केस मुकदमा उनके ऊपर में नहीं है। एक साफ सुथरी छवि के नेता के तौर पर बिहार में वो जरूर जाने जाते हैं, और यही वजह है कि पे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे कभी भी वो नहीं लगा, लांछन नहीं लगा। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर कभी लांछन नहीं लगा, और वो कभी भी मतलब आप कहें कि लोभ के चक्कर में पड़ना या प्रदेश के विकास से, डेवलपमेंट के साथ समझौता करना, इन सब चीज़ों को कभी उन्होंने नहीं किया है। तो वो उनको लोग कहते हैं ना कि एक विकास पुरुष के रूप में लोग देखते हैं उनको, तो वो चीज़ें हैं।
और आप देखें कि प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, भाजपा के इतने सारे नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिए, मगर नीतीश कुमार जी के बारे में वो अभी भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी हैं। तो ये हालांकि देखा जाए तो वो तो अपोजिशन है ना नीतीश कुमार जी के आज की तारीख में, तो वो भी इनके ऊपर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए हैं और बिहार में अब बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा, अभी अशोक चौधरी पे जिस तरह के आरोप लगे जी और फिर ऑल ऑफ सडन आप देखेंगे कि उनका मीडिया प्रेजेंस पूरा कम हो गया है। हाँ, कहाँ चल रहे हैं वो आजकल? देखिए मीडिया प्रेजेंस वो इसलिए उनको लगा कि शुरू में एग्रेसिवली डील करने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उल्टा शायद वो खराब हो गया, या फिर उन्हें ऊपर से निर्देश मिला कि भैया शांत हो जाओ, थोड़ा चुनाव पे ज़्यादा फोकस करो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार जी के बारे में एक काफ़ी पहले से लोग जानते हैं, सारे पत्रकार भी, कि नीतीश कुमार जी ने पहले कई बार इस बात को दोहराया है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। अशोक चौधरी कल तक बहुत ही खास थे नीतीश कुमार के, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले खबर आई है कि वो गए थे मुख्यमंत्री आवास में मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताऊँ आपको। जी खबर हमारे पास भी आई ऐसी उड़ती उड़ती कि एक्चुअली पार्टी की मीटिंग होने वाली थी, वरिष्ठ नेता, और थोड़े से नीतीश जी के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंची हाँ कि उनके हिस्से की सीट एलजेपी को दे दिया गया था और सीट को लेकर के कुछ दिक्कत आ रही थी, उस पर वो अचानक से नाराज हुए। उन्होंने पार्टी की मीटिंग बुलाई और उसमें क्या हुआ कि अशोक चौधरी के भी जाने की बात थी, ठीक है। तो साथ में और भी कई वरिष्ठ नेता थे पार्टी के, और उन्होंने कहा कि इनको काहे ले आए हैं जी, ठीक है। तो बोला कि उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही आ गए थे, पार्टी की मीटिंग थी, तो ज़्यादा उड़िए मत, नहीं तो आपको भी अगली बार से आने से मना कर देंगे। और कहा जाता है कि ये बात अशोक चौधरी की, मतलब सुनी सुनाई ये खबर है। हाँ। कितनी सत्यता है इसको मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन ये खबर आई थी बाहर कि ऐसा हुआ है। देखिए आनंद जी, एक बात बताऊँ आपको कि नीतीश कुमार जी के ऊपर चूँकि वो एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं, देखिए उनकी छवि में आप आरोप नहीं लगा सकते। आज तक उनके ऊपर कोई केस मुकदमा या किसी तरह से आप उनको सीबीआई और ईडी और इन सब चक्करों में आप कभी नहीं पाएंगे। इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर हैं, और राज्य का विकास कैसे हो इस पर उनका फोकस ज़्यादा होता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो इस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो भ्रष्टाचार से वो काफ़ी दूर रहते हैं और भ्रष्टाचारियों से भी बहुत दूर रहते हैं। जब तक आप देखें, सिंपल एक अशोक चौधरी का उदाहरण देते हैं, जब तक अशोक चौधरी जी पर कोई आरोप नहीं लगे थे तब तक नीतीश कुमार जी के साथ वो थे साई की तरह, लेकिन जैसे ही उन पर यह आरोप लगा नीतीश कुमार जी ने उनसे किनारा कर लिया है। मामला ये नहीं है कि प्रशांत किशोर जी को 200 करोड़ का नोटिस भेज दिया गया, मामला ये नहीं है, मामला नोटिस का बिल्कुल नहीं है। बस बात यह है कि आपके ऊपर एक आरोप, आप देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें आप देखते हैं कि किसी स्टेट के किसी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर सम्मानित करना है किसी अच्छे बड़े मंच पर, तो होता क्या है कि जब उनका नाम फाइनल होता है ना, तो लोग पहले क्या करते हैं, एक बार गूगल में जाते हैं और उस नाम को सर्च करके देखते हैं कि भाई हम इनको अगर अपने प्लेटफॉर्म पे सम्मानित कर रहे हैं, इनको हम अगर अवार्ड दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इनका कैरेक्टर कहीं सही नहीं है, कहीं छवि खराब है इनकी। ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर उस व्यक्ति को अदालत ने बरी भी कर दिया है किसी मामले के आरोप से, फिर भी आप जनरली आप देखेंगे कि वैसे व्यक्ति को कोई अवार्ड भी नहीं देता है, क्योंकि लोग ये देखते हैं सिंपली कि अदालत ने इनको इस आरोप से बरी भले कर दिया हो, लेकिन गूगल अगर आप सर्च करते हैं तो आज भी इनका नाम वहाँ पे दिखता है कि इनके ऊपर कभी ये आरोप लगे थे। तो एक बार जब कहते हैं ना कि दाग लग जाते हैं ना राज पॉलिटिक्स में, तो वो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। और ऐसे भी देखिए नीतीश कुमार जी का क्या है, जो इतना बड़ा नेता है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अब आगे क्या वो रहेंगे कि नहीं, अभी तो देखिए चुनाव के बाद ही डिसाइड होगा। आज की तारीख में तो वही मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास लोगों की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन उनके साथ जो लगाव था अशोक चौधरी जी का, वो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ तो दे गया है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री रहेंगे क्या नहीं रहेंगे?
देखिए अभी क्योंकि क्या ये देखिए सवाल के पीछे एक और कॉन्टेक्स्ट में जोड़ देता हूँ। हाँ अमित शाह पटना में ही कॉन्क्लेव में थे और उनसे जब पूछा हाँ तो एक जो जनरल प्रोसेस होता है हाँ मुख्यमंत्री चुनने का वो उन्होंने समझा दिया, जबकि अमित शाह जी के व्यक्तित्व को सब जानते हैं। जी अगर बीजेपी एनडीए तय करती है कि ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, वो ताल ठोक के कहती है कि इनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं, जैसे पिछली बार किया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बार कहते हैं कि पार्टी दल की बैठक में थी, वो प्रोसेस समझा रहे हैं। तो आप चलिए आम लोगों को वो बात आप पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि वो क्या कहानी बनाने की कोशिश की जा रही थी या फिर उस सवाल को टालने की कोशिश की जा रही थी, देखिए या बीजेपी सच में चुनाव के बाद इस पे विचार करेगी? देखिए आनंद जी, आपका भी मीडिया में लंबा अनुभव रहा है। आप भी अभी बिहार चुनाव को कवर कर रहे हैं और हम लोगों का क्या है कि पत्रकारों का नेताओं के साथ चोली दामन का साथ होता है। और सच बोलिए तो साथ रहते रहते हम लोग बहुत सारे नेताओं को ना पास से मिलते मिलते जान जाते हैं, उनके नेचर को समझ जाते हैं, वो कब कहाँ क्या करेंगे ये समझ जाते हैं। जैसे आप देखें कि नीतीश कुमार जी ने ही जब उनके मन का नहीं होता है तो वो तुरंत पलटी मार देते हैं। तो कभी वो आरजेडी के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं, कभी वो उसी पार्टी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर उसके साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। तो करीब करीब आप समझिए कि बिहार में 9 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं अब तक नीतीश कुमार जी। तो देखिए कोई भी जो गठबंधन में सरकार चलती है ना, डबल इंजन की सरकार, वो दोनों ही जो दल है वो हमेशा यही चाहता है कि चीफ मिनिस्टर हमारा हो। तो जाहिर सी बात है बीजेपी भी ऐसा सोचती होगी कि भाई चीफ मिनिस्टर हमारा हो। लेकिन अगर बिहार की जनता की बात अगर आप करेंगे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी में कोई ऐसा नेता ही नहीं है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के काबिल है। ये नहीं, देखिए मुझे कैसा लगता है मैं क्या बताऊं। देखिए मेरा तो ये कहना है कि मौका मिल जाए अगर किसी को, जैसे आप ऐसे समझें कि आप मीडिया से हैं कि अगर कोई कैमरा चलाना नहीं जानता है, मान लीजिए कोई कैमरामैन बनना चाहता है लेकिन अब वो जानता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मौका देंगे तो कैमरामैन तो बन ही जाएगा ना, वो तो चला ही लेगा ना। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये नहीं रहेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक स्टेट में देखिए बदलाव होते रहते हैं और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन संसार का नियम है। अब नीतीश कुमार जी का है कि भाई अब उनको बहुत लोग कुर्सी कुमार भी बोलते हैं। और देखिए राजनीति तो बेसिकली कुर्सी के लिए होती है, मेरा तो अपना यही मानना है, स्पष्ट मत है कि पहले तो लोग कार्यकर्ता होते हैं, फिर वो चुनाव में टिकट चाहते हैं, फिर जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो फिर वो मंत्री बनना चाहते हैं, और जब वो मंत्री बनने की स्थिति में हो जाते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो एम्बिशन तो होना ही चाहिए। देखिए हमारे अंदर, आपके अंदर भी एम्बिशन है। वो ये सम्राट चौधरी को लेकर के आपके क्या विचार है? आपको लगता है कि इज ही कैपेबल टू बी अ सीएम ऑफ बिहार? देखिए ऐसा है कि मेरा अपना सीधा मानना है, मैं ना बात नीतीश कुमार जी के करूँगा, ना बीजेपी के किसी नेता की करूँगा, ना प्रशांत जी की, किशोर जी के करूँगा। मैं पत्रकार बाद में हूँ और पहले इस राज्य का, इस देश का एक नागरिक हूँ। मेरा अपना देखिए ये मत है, ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है, मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति है, अगर वो सिद्ध हो चुका है तो वो चीफ मिनिस्टर उसको नहीं बनना चाहिए। और अगर उसके ऊपर आरोप लगे हैं तो जब तक वो आरोप मुक्त नहीं हो जाता है तब तक भी उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि मुख्यमंत्री का जो ये पद है ना, ये आपके राज्य के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर आपके यहाँ कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के अलावा और भी तो राज्य हैं हिंदुस्तान में, वहाँ इस प्रदेश की छवि कैसे। अभी देखिए, अभी आप छवि की बात करेंगे तो बहुत अच्छी छवि तो आज भी बिहार की नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर कोई भी व्यक्ति, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं यहाँ लूँगा, लेकिन अपना ओपिनियन मैं ज़रूर दे सकता हूँ। तो अगर आप पूछेंगे कि दिनेश आनंद जी आप क्या पसंद करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर कोई आरोप लग गए हैं या वो आरोप मुक्त अभी नहीं हुआ है, अभी मुकदमा चल रहा है, तो मैं तो इसका समर्थन नहीं करूँगा। महागठबंधन की अगर बात कर रहे हैं आप, तो अभी क्या है कि जो आपका वो लैंड फॉर जॉब वाला केस चल रहा है,
और लैंड फॉर जॉब वाले केस में अभी तेजस्वी यादव का नाम आया है, लालू जी का नाम आया है, राबड़ी देवी का नाम आया है, तो आया तो है। अब उसमें ये है या नहीं है, ये तो अब देखिए अदालत ही क्लीन चिट दे सकती है, इसमें हमारे और आपकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तरीके से होना ये चाहिए कि जब तक आपको क्लीन चिट न मिल जाए तब तक आप उस कुर्सी के अधिकारी नहीं हैं। सर, अब हम इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या बिहार में चुनाव के बाद आप परिवर्तन देख रहे हैं राजनीतिक रूप से? परिवर्तन देख रहे हैं आप? एनडीए की जगह शायद महागठबंधन या फिर कोई और? देखिए, ऐसा है कि जहाँ मैंने बहुत कड़ा प्रश्न पूछ दिया है आपने क्या है कि यहाँ पहले से एनडीए की सरकार है जी। और जो आप रेशियो अगर देखेंगे विधानसभा में सीटों का, जितनी सीटें बीजेपी को, आपको दिखती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जितनी सीटें बीजेपी के पास, मतलब पीछे अभी भी जितनी सीटें हैं, बस उससे 1 ही 2-4 सीट आगे पीछे आरजेडी रहती है। तो और नीतीश कुमार जी के पास जो सीट आती है, जेडीयू के खाते में जो जितनी सीटें आती हैं, जो जीतती है इनकी पार्टी सीट, वो इससे इन दोनों से जो है कम होता है। इसे क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं और ये शर्त रख देते हैं कि भाई मेरे नेतृत्व में ये सरकार चलेगी, क्योंकि आपके पास तो जितनी सीटें आप दोनों के पास, बिना मेरे समर्थन के तो आप सरकार बना नहीं सकते हैं। मगर देखिए, मेरा जो अपना एक अनुमान है, वो 14 तारीख के बाद मैं भी याद करूंगा कि आपके कैमरे पर मैंने क्या कहा था, मैं भी आई एम रॉन्ग, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि चुनाव इस बार पहले की तरह नहीं है। इस बार जन स्वराज जो है वो एक बड़ी भूमिका में है। ये जो उसकी भूमिका है, इसमें जन स्वराज के कई उम्मीदवारों के जीतने की पूरी उम्मीद दिख रही है और फिर वोट काटने की भी उम्मीद पूरी दिख रही है। वो भी छोटा नंबर नहीं, बड़े नंबर से। बड़े नंबर से, हाँ, बड़े नंबर से। तो काफ़ी दिलचस्प चुनाव है इस बार आनंद जी, और ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, तो उसके लिए तो हम दोनों को प्रतीक्षा करनी होगी। अब सर, मैं जल्दी से आपको कुछ नाम बताऊंगा बिहार के पॉलिटिशियन के, जी एंड आपको उनके बारे में क्वालिटी बतानी है जी। कि एक वर्ड उनके लिए क्या दिमाग में आता है। ठीक है, शुरू करें? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जितने नौकरी देने की बात कर रहे हैं उतना दे पाना संभव नहीं दिखता है। क्वालिटी उनकी, क्वालिटी उनकी, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको। हाँ, क्वालिटी उनकी ये है कि वो एक बहुत अच्छे पुत्र हैं और हाँ, गुड सन है। अपने फादर को, मदर को वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और राजनीति की समझ भी उनको है, और जितने कम समय में उन्होंने अपनी जगह बना ली है, ये बना पाना बड़ा मुश्किल था। चिराग पासवान? चिराग पासवान स्मार्ट नेता है, मतलब गुड लुकिंग तो हैं ही, राजनीति की अच्छी समझ है, और ये समझ तो दुनिया के सामने आ गई जब उनके चाचा के साथ उनका विवाद हुआ था और ये काफ़ी नीचे आ गए थे। अब अपने चाचा को ही साइड करते हुए काफ़ी ऊपर तक वो पहुंच गए हैं। ये उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता को दिखाता है, और उनके पिता में जो गुण थे वो दिखता है चिराग पासवान के अंदर भी। ललन सिंह? ललन सिंह नीतीश कुमार के ख़ास लोगों में हैं, एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं और नीतीश कुमार के सलाहकार भी माने जाते हैं, काफ़ी करीबी हैं वो। तो उनकी जो राजनीतिक समझ है वो पर्दे के पीछे और फिर कैमरे के सामने, वो दोनों जगह ही साफ साफ दिखता है। अच्छे नेता हैं। तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव दिल के बड़े साफ इंसान हैं, जो उनके दिल में रहता है वही बात जो उनके, देखिए हाँ, जो उनके दिल में जो बात रहती है वो कैमरे पर रहती है। वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन मैं उनको नहीं मानता हूँ, लेकिन वो उनको इतना जरूर मानता हूँ कि वो है दिल के साफ व्यक्ति हैं, एक अच्छे इंसान हैं। उनका भविष्य मुझे, देखिए आरजेडी से, अगर वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उनकी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आरजेडी से अलग हटकर जो उन्होंने पार्टी बना ली है और कुछ कैंडिडेट भी मैदान में उतार दिए हैं, इससे उनका भविष्य नहीं संवरेगा। उनका भविष्य आरजेडी के साथ ही है
और मेरा तो अपना ये मानना है कि, और मुझे ऐसा लगता भी है कि देर सवेर फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर वो आरजेडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्रशांत किशोर जी एक बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं और आंकड़ों के जादूगर हैं। मेरे ख्याल से बिहार में शायद ही कोई ऐसा नेता मैंने देखा है जो आंकड़ों के साथ, जो आंकड़ों का इतना कलेक्शन हो जिसके पास, और सही समय पर जो है उस आंकड़े को कैमरे के सामने रखना। संवाददाता सम्मेलन वो कभी भी ऐसे नहीं बुलाते हैं जब उनके पास वो आंकड़े होते हैं। अब क्या है कि देखिए, लगभग तो जितनी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, सारे पॉलिटिशियंस और सारी पार्टियां जो है ना वो आंकड़ों पर ही खेला करती हैं, और इसमें प्रशांत किशोर जी माहिर हैं। और इसमें दो राय नहीं कि बिहार के स्कूलों में कितने बच्चे हैं और जो अनुमानित कितना खर्चा महीने का आता है, फिर 6 महीने में कितना आता है, एक सेमेस्टर का, फिर साल में कितना आता है, हम आएंगे तो फिर हम कैसे इसको ठीक करेंगे। अब जैसे उनका कहना है, बहुत सारे, जैसे कि अभी हाल में उन्होंने कहा कि हम 4% ब्याज पे एजुकेशन लोन देंगे ताकि बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। तो आंकड़ों के बाजीगर हैं, जादूगर हैं, अच्छे नेता हैं और युवा हैं, काम करने का जुनून है, जोश है। कितना सफल होंगे अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तक बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री आपको कौन लगते हैं टिल नाउ? बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक? आज़ादी के बाद से अब तक हाँ, सबसे बेस्ट आपको कौन से लगे? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के बाद अभी आप समझ लीजिए कि करीब 77-78 साल हमें आज़ाद हुए हो चुका है। 77-78 सालों में बहुत सारे मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, लेकिन मैं तो बात करूंगा नीतीश कुमार जी की। मुझे तो भाई व्यक्तिगत तौर पर उनका काम बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है उनका काम, क्योंकि मेरी स्कूलिंग यहीं हुई है और यहीं पटना में ही मैं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। और जो कुछ जितनी कमियां यहाँ थी, और जब कभी हम सोचते थे, कभी बड़े शहरों में दिल्ली वल्ली जाते थे ना, महानगर में, तो ऐसा लगता था कि बिहार में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ रह के फ़ायदा क्या है। और लोगों का पलायन भी बहुत हुआ यहाँ से, लोग निकल के बाहर चले गए। मगर आज मैं ये कह सकता हूँ कि जो फ्लाईओवर बना, या मेरीन ड्राइव की बात मैंने की वो बना, या जो पटना का म्यूज़ियम बना, और जो यहाँ का बॉटनिकल गार्डन है, वो जो उसको दुरुस्त किया उन्होंने, तो विज़न है उनके पास। और उससे पहले, और देखिए होता क्या है ना कि पहले जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार में ना, सबके हालात देखिए अलग अलग थे। अब जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी थे, और लेकिन उन्हीं के टाइम में आप कहते हैं कि कांग्रेस का जो राज था, उस समय श्वेत निषाद त्रिवेदी उर्फ बॉबी हत्याकांड आपने सुना होगा, उसी वक्त हुआ। लालू जी की जब सरकार थी तो उस वक्त, माने आरजेडी की जब सरकार थी तो उस वक्त शिल्पी गौतम कांड भी हुआ। हाँ, तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, जब सवाल है कि देखिए, आप 100% जो है ना, कभी भी किसी राज्य में और दुनिया के किसी कंट्री में आप चाहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट हो, ये संभव नहीं है। मगर आप एक निचोड़ निकाल सकते हैं कि पहले और अब में कितना फ़र्क है। तो जितना काम नीतीश कुमार ने किया है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि बिहार का विकास जो है वो इसी तरह से होना चाहिए। उसको नीतीश कुमार जी करें, प्रशांत किशोर जी करें, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी किसी बीजेपी के किसी लीडर को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना दें। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, डेवलपमेंट स्टेट का होना चाहिए। लेकिन एक बातों का ध्यान हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रखना ज़रूरी है कि वो अपने यहाँ जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनको तरजीह ना दें। चीफ मिनिस्टर जो भी राज्य का हो वो एक अच्छी छवि का नेता हो, जिससे कि हमारे राज्य की जो छवि है वो लोगों को बाहर अच्छी दिखाई दे। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत धन्यवाद आपका। साथ जुड़े आप, और सभी बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया, आप इतना समय दिया आपने भी हमको, बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद सर। हमारे सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। वर्तमान में बिहार की राजनीति को डिटेल में इनके जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप समझ सकिए आखिरकार बिहार की राजनीति में वर्तमान में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत भविष्य का भी ग्लिम्स आपको दिया है और पास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। आप देखते रहिए अनकोट। मैं हूँ आनंद। जय हिंद।